जय हिंद दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज 11 है। और अगर आपने 10 टेस्ट सीरीज मेरे नहीं देखे हैं तो पिछले टेस्ट सीरीज को प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, उसे देख लें। और इस वीडियो में आपको मिलेंगे विज्ञान, गणित, व्याकरण के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और वीडियो को अगर पसंद आया तो आप लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। अब ये वीडियो जो है किसके लिए लाभकारी है, तो ये जो वीडियो है स्कूलिंग से लेकर के कंपटीशन, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, उसके लिए यह वीडियो लाभकारी है। पहला प्रश्न देखते हैं, और सब आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जीवन के लक्षण है। मैंने देखिए यहाँ आंसर दे दिया था क्योंकि इसका टेस्ट पेपर मैंने पहले ही जारी कर चुका है, तो इसका हमने आंसर साथ में दिया है। जीवन के लक्षण क्या है, तो देखिए जीवन के लक्षण है पोषण। पोषण में वो सभी क्रियाएं शामिल हो जाती है। क्या हो जाती है? सांस लेना, भोजन करना, उत्सर्जन, जनन, सभी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती है। अब है वसन। वसन नहीं होगा, दरअसल यहाँ श्वसन होगा। ठीक है, यहाँ जो आपको वसन दिख रहा है ये दरअसल श्वसन है। ये ईरर किया है, टाइप जो टाइप हम लोग करवाते हैं ना, उसने किया है, ऑपरेटर का ईरर है। अब इसमें देखते हैं वृद्धि। तो आप नीचे वाली तस्वीर को देखेंगे तो छोटा बच्चा रहता है, फिर थोड़ा बालक होता है, फिर और थोड़ा बड़ा होता है, फिर किशोरावस्था होता है, फिर जवान हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है। ये ज़िंदगी भर चलते रहता है। तो यहाँ से एक सवाल आते हैं CDP में कि बाल विकास जो है और जो विकास है वो कैसा होता है। ऑप्शन आपको बहुत सारे रहेंगे, उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा, यह जीवन से मरण तक चलते रहता है। यही वाला ऑप्शन उसमें आप सही मारिएगा। यहाँ के लिए आप देखिए कि कोई भी जीव जिंदा रहेगा तो उसके कुछ लक्षण होंगे। पोषण, वो खाएगा, पिएगा और बहुत सारी क्रियाएं करेगा, साथ में वो श्वसन भी करेगा। श्वसन मतलब ये नहीं कि सांस लिए और सांस छोड़ दिए। श्वसन का मतलब होता है नाकों द्वारा सांस लेना, फेफड़े में हवा जाती है, फिर वहाँ से हृदय में जा कर के वो रक्त से मिल जाती है, फिर आपकी कोशिकाओं तक जाता है, कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को हृदय वापस लाता है। धमनी और शिरा, देखिए धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त, तो उधर से लौटेगा गंदगी युक्त रक्त, यानी वो शिरा से आएगा और शिरा में आकर के वो हृदय में मिल जाएगा। फिर हृदय से वो चला जाएगा फुफ्फुस, फुफ्फुस यानी फेफड़े, वहाँ पर फिर वो नाक द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो इतनी सारी प्रक्रियाएं होती है श्वसन में। वृद्धि का मतलब कहा मैंने, वृद्धि और विकास याद रखिएगा। विकास जो होता है चारों दिशाओं में होता है, वृद्धि दिशिक होती है, वो एक दिशा की ओर होता है वृद्धि। तो इसका सही उत्तर है सभी। नेक्स्ट है विश्व में कुल जंतुओं की लगभग, विश्व में जो जंतु है, जीव जंतु, उनकी कितनी प्रजातियां हैं, यानी पूरी दुनिया में जीव जंतुओं की कितनी प्रजातियां हैं। तो पूरी दुनिया में जो है देखिए कई प्रकार के जीव जंतु, मैंने यहाँ पर, आप सोच रहे होंगे तस्वीर क्यों डाला है, सीधा सीधी बता सकते थे। तो एक चाइना में कहावत है, आप सुन लीजिए, मैंने कई बार कई वीडियो में कहा है, जो हम सुनते हैं कुछ दिन में भूल जाते हैं, जो हम देखते हैं कुछ दिन में भूल जाते हैं, लेकिन जो हम देखते और सुनते हैं वो हमें कई दिनों तक याद रहता है। तो इस वीडियो में आप तस्वीर भी देख रहे हैं और मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं, तो देखना और सुनना जब दोनों होगा तो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। वैज्ञानिकों ने एक नए अनुमान के अनुसार कहा है कि दुनिया में लगभग 87 लाख प्रजातियां हैं। अब किसकी प्रजातियां हैं? तो जंतुओं की, यानी जीव जंतुओं की। इनमें से अभी बहुत सारे ऐसे प्रजाति हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। वैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि इस दुनिया में 87 लाख जंतुओं की प्रजातियां हैं, उसमें से बहुतों की पहचान तो अभी हुई ही नहीं है ना। और सभी की पहचान करने में लगभग 1000 साल और लगेंगी। तो देख लीजिए अब कितनी प्रजातियां हैं।
तो जंतुओं की प्रजातियां जो है वो 70% है। पौधे की प्रजाति कम है, जीव जंतुओं की प्रजातियां ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में पौधों की लगभग कितनी प्रजातियां हैं? तो पौधों की प्रजातियां जो है वो 22% है। और पौधे का मतलब ये नहीं कि अरे सर ये तो पेड़ है। देखिए पौधे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सर्ब, सर्ब मतलब शाक। दूसरा होता है हर्ब्स, नहीं, पहले होता है हर्ब्स, हर्ब्स यानी शाक। दूसरा होता है सर्ब्स, सर्ब्स यानी झाड़ियाँ। और होता है तीसरा ट्री, ट्री मीन्स पेड़। वैसे पौधे जिनके तना बहुत ही कोमल होंगे, जैसे साग हो गया, भथुआ हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, कितना कमज़ोर तना वाला है। जैसे केला भी साग के अंतर्गत आता है। तो ये सभी, जैसे धनिया पत्ता हो गया, ये साग हैं। और इसके बाद जो मैंने कहा सब्स, सब्स यानी झाड़ियाँ। तो झाड़ियों में पुटुस हो गया, गुलाब हो गया, और आप देखेंगे कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो वो सभी आ जाते हैं झाड़ियों में। और पेड़ में कौन आते हैं? तो पेड़ में आते हैं बड़े बड़े, जिसके तने मजबूत होते हैं, जो ऊंचाई वाले होते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़े होते हैं, इसको हम कहते हैं पेड़। तो जैसे ये देखिए आप, ये पेड़ के अंतर्गत आ गया। इसका तना जो है मजबूत है। और इस तरह जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं, ये देखिए, ये सब ये कटीली झाड़ियाँ हैं, ये है ना। लेकिन कुछ साग भी तो होते हैं, जैसे केला ही साग के अंतर्गत आ जाता है। तो ये सब मिला के टोटल है 22%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में कुल कितनी मेगा विविधता वाले, मेगा बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब वो होता है कि जहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु मिलजुल करके रहते हैं। उसमें जलीय जीव भी हो सकते हैं, स्थलीय जीव भी हो सकते हैं, और वायवीय जीव भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ देखें ये कितने प्रकार के हैं। ये तो होते हैं 12 मेगा विविधता क्षेत्र हैं विश्व में, भारत में नहीं, विश्व में 12 मेगा विविधता वाले क्षेत्र हैं। जैसे अब यहीं पर देख लीजिए, आप अगर कोई तालाब छोटा सा लेते हैं, एक कहने का मतलब समझने के लिए, एक छोटा सा तालाब लेते हैं, तो क्या आपको सिर्फ उसमें मछलियाँ मिलेगी? नहीं, उसमें बहुत सारे घास मिलेंगे, जो पानी वाला घास होता है, बहुत सारे कीड़े मिलेंगे, मेढक मिलेगा, केकड़ा मिलेगा, सांप भी मिल सकता है। तो सब मिला जुला के कहा जाता है मेगा विविधता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये ऐसे क्षेत्र कितने हैं विश्व में? 12 हैं। नेक्स्ट है विविधता के संरक्षण की विधि। देखिए ये जो संरक्षण की विधि है वो 2 प्रकार की होती है। पहला है स्वस्थाने। स्वस्थाने का मतलब, आप मोगली का सीरियल तो ज़रूर देखे होंगे। अगर आपने मोगली का सीरियल देखा है तो आप देखेंगे कि जीव जंतु अपने वासस्थान में पहले से जैसे थे वैसे ही रह रहे हैं। उसे कोई बाहर से ला करके नहीं रखा है, यानी वो अपने स्वस्थान में संरक्षित है। उसको घेर दिया गया है बाहर से, ताकि कोई वो उस पर उसको शिकार न कर सके, कोई अवैध खनन न कर सके, उसके जंगलों को काट न सके। तो ऐसी विधि को कहते हैं। यदि खुद अपने स्थान पर है उसे कहेंगे स्वस्थाने। लेकिन दूसरा है, देखिए, बायोडाइवर्सिटी, वो है बाह्य स्थाने। बाह्य स्थाने का मतलब होता है जब जंगलों को कहीं पर से काट के हटाया जाता है खनन के लिए या कुछ भी के लिए, कुछ मान लीजिए कोयला खनन होगा तो उस जंगल को साफ किया जाएगा, तो उस वहाँ के जानवरों को कहीं शिफ्ट किया जाता है। तो इसके लिए बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया जहाँ जानवरों को ला करके रख दिया जाता है। इसे हम कहते हैं बाह्य स्थाने। तो दोनों स्थानों में जीवों को संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व में कुल कितने तप्त स्थल हैं। तो आप देखेंगे कि विश्व में कुल 30 और 4 34 यानी 34 तप्त स्थल हैं। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर इसे तप्त स्थल क्यों कहा जाता है। तो आप यहाँ से देखेंगे इस तरह, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी ये कर्क रेखा है और ये है मकर रेखा। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। आप हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। आप पाएंगे कि ये जो वाला एरिया है, ये एरिया, मैं रुकिए पेन बदल लेता हूँ,
यानी ये जो एरिया है बीच का, ये वाला, इसी में आपको अधिकतर तप्त स्थल मिलेंगे। और इसका सबसे बड़ा वजह है सूर्य चाहे इस साइड हो सकता है चाहे इस साइड हो सकता है। तो यहाँ से जो किरणें जाएंगी ये स्लैंटिंग जाती है इस तरह, लेकिन इस इलाके में जो किरणें पड़ती है बिल्कुल ही सीधी पड़ती है। तो इस वजह से क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो स्थान है, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, ये है विषुवत रेखा 0 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री। उत्तर की ओर होता है कर्क रेखा, नीचे की ओर होता है मकर रेखा। तो आप पाएंगे कि इस इलाके में सूर्य की किरणें बड़ी ही खतरनाक रूप से गुजरती हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपको जानना है तो वो वीडियो आप हमसे मांग लें, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। तो ये विश्व में कुल तप्त स्थल हैं 34। नेक्स्ट आते हैं, भारत में कुल जैव मंडल कितने हैं। भारत में जैव मंडल आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 10 मिलेगा, देखिए, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन अभी हाल ही में कुछ बढ़े हैं। जो बढ़े हैं उनके बारे में जानना है तो उसका भी वीडियो में हमारे पास है। हम इसमें अगर सब डिटेल चर्चा करते जाएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है 14 है, क्योंकि अब पहले 10 था, अब बढ़ गया है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्र उद्यानों की संख्या क्या है। आपसे बता दूं मैं कि ये सवाल पूछा गया सवाल है कि भारत में राष्ट्र उद्यान कितने हैं। तो भारत में राष्ट्र उद्यान जो है 90 है। अब राष्ट्र उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य होता क्या है, वन्य जीवों के संरक्षण तथा वनस्पतियों तथा जीवों को बचाने के लिए यह सरकार जो होता है कुछ इलाके को संरक्षित क्षेत्र घोषित करती है। कि मान लीजिए हमारे आसपास कोई पहाड़ है और उसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन उस पे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तो सरकार क्या करेगी, उसको अपने अधिग्रहण में लेगी और उसको एक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देगी ताकि जीव जंतु सुरक्षित रह सकें। और ऐसे क्षेत्र को ही राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पशु विहारों की संख्या क्या है। अब ये पशु विहार क्या है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पशु मीन्स जानवर होता है और विहार मतलब होता है उसका रहने का स्थान, यानी उसका घूमने फिरने का स्थान। तो आप देखेंगे मैंने एक तेंदुआ का यहाँ चित्र लिया है, आप समझ लें इसको ये भी कहा जाता है तेंदुआ, ठीक है। तो तेंदुआ जो होता है लियोपार्ड कहते हैं उसको, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लियोपार्ड। ये तेंदुआ जो होता है हिम तेंदुआ भी हो सकता है, काला कलर का भी हो सकता है, इसको ब्लैक पैंथर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये बाघ का एक प्रजाति है और भारत में पशु विहारों की कुल संख्या है 448। नेक्स्ट है, वर्गीकरण की सबसे छोटी तथा मूल इकाई। तो आप नीचे आइए, देखिए वर्गीकरण, आपसे एक सवाल ये पूछा जाता है कि वर्गीकरण का क्रम क्या है। तो वर्गीकरण का जो क्रम है वो अवरोही क्रम है, याद रखिएगा। वर्गीकरण का जो क्रम होता है वो अवरोही क्रम होता है, इस बात को नोट कर लीजिए आप। वर्गीकरण का जो क्रम होता है वो अवरोही क्रम होता है। इसे कान खोलकर गांठ बांध लें क्योंकि ये जल्दी मिलता नहीं है, मैं आपको बताया। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि जो सबसे ऊपर है, तो अवरोही क्रम में क्या होता है, जो ऊपर होता है वो बड़ा होता है और नीचे जो होता है वो छोटा होता है, क्योंकि अवरोही क्रम जो चलता है वो बड़ा से छोटा की ओर चलता है। तो आप पाएँ कि जाति जो है सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट है, प्राणी विज्ञान के जनक कौन है। तो प्राणी विज्ञान के जनक है अरस्तु, इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है। तो आप अरस्तु याद रखें, उनकी ये तस्वीर को भी दिमाग में बिठा लें। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है, यानी जीव विज्ञान का जो जनक है उसे अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों और जंतुओं के बारे में उनको कई पक्षों को, जानवर कैसे होते हैं, पौधे क्या होते हैं, कई चीज़ों को इन्होंने दुनिया के बीच में प्रकट किया था, इसलिए उन्हें प्राणी विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान के जनक निम्न में से कौन है। तो ये तस्वीर आप देखिए थियोफ्रेटस का है। थियोफ्रेटस जो है वो ग्रीस यानी यूनान, एथेंस, इसको ग्रीस बोला जाता है, वहाँ के एक प्रसिद्ध दार्शनिक और प्रकृतिवादी, दार्शनिक
वो होते हैं जो जगह जगह घूम घूम कर चीज़ों को देखते हैं, उनसे समझते हैं और उनके बारे में अपनी राय देते हैं। लेकिन प्रकृतिवादी वो होते हैं जो प्रकृति के बीच में जाते हैं, उनसे सीख कर लोगों को उसके बारे में बताते हैं। इनका जन्म हुआ था ईसा पूर्व 372 में लेजबास द्वीप के एरेसस नामक ग्राम में। इनकी मृत्यु 287 ईसा पूर्व में हो गई। थियोप्रेटस ने वनस्पति शास्त्र पर 2 निबंध लिखे। पहला था इन्होंने वनस्पति का इतिहास लिखा था और दूसरा लिखा था पौधों के प्रवर्तक। ये 2 शास्त्र उन्होंने वनस्पति शास्त्र लिखे हैं। देखिए, जंतु विज्ञान अरस्तु हो गया, लेकिन वनस्पति विज्ञान हो गया थियोप्रेटस। प्राचीन तथा मध्यकाल में लिखे हुए वनस्पति शास्त्र में इनका बड़ा महत्व है, यानी इनको आधार मान करके सभी कोई वनस्पति शास्त्र को लिखते हैं जो भी इससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है आधुनिक वर्गीकी के जनक। इस नाम को आप बहुत याद रखिएगा, क्योंकि ये जो नाम है ना, बहुत ही कमाल का नाम है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। इसका नाम है कैरोलस लीनियस। कहीं कहीं पर आपको मिलेंगे कार्ल्स लीनियस, कार्ल्स लीनियस, दोनों एक ही बातें हैं। तो इन्हें आधुनिक वर्गीकी का जनक। अब ये वर्गीकी क्या होता है, इसे आप देख लीजिए। मनोवैज्ञानिकों ने पूरे संसार में उपस्थित जीवों और प्राणियों और पेड़ पौधों को 5 वर्गों में बांटा है। और ये 5 वर्ग हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। प्लांटी पहले होता है, एनिमेलिया बाद में, लेकिन 5 वर्ग मैंने जो होता है यही होता है। और इसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी, है ना। इसका नाम क्या है, कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने ही सबसे पहले यह नियम 5 वर्गों को बताया था। विश्व में सबसे बड़ा वर्षावन, सिंपल सी बात है, विश्व का सबसे बड़ा वन कहाँ पाया जाता है, अमेजन में। तो आप जाहिर सी बात है तो अमेजन में ही मिलेगा। अब आप नक्शा आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो अमेजन का जंगल है वो कर्क रेखा पर है। और कर्क रेखा पर जो होता है, यदि गर्मी ज़्यादा है तो सालों भर वर्षा होती है, क्योंकि वाष्पीकरण ज़्यादा होता है और सालों भर वर्षा होगा तो आप इसे वर्षा वन कहेंगे। क्योंकि यहाँ के पेड़ जो होते हैं पूरे घने, इतने घने होते हैं कि इसकी धूप जड़ तक भी नहीं पहुँच पाती है, जिसे सदाबहार वन भी कहा जाता है। अमेजन वर्षा वन एक चौड़ा वन है, एक बहुत चौड़ा सा जंगल है जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन। अब ये अमेजन बेसिन क्या हुआ, तो अमेजन नदी जो बहती है उसके नदी के अपवाह क्षेत्र जहाँ जहाँ तक बहती है, जितना एरिया को कवर करती है, उस सारे एरिया को अमेजन बेसिन कहा जाता है। बेसिन में लगभग, बेसन लिखा है लेकिन असल में बेसिन है, 7 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। जो अमेजन बेसिन है वो 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 55 लाख वर्ग किलोमीटर वर्षावन है। बाद बाकी थोड़ा ऊपर नीचे भी तो हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विदेशी प्रजाति, तो आप देख लीजिए जलकुंभी। तो अब तक जलाशय में किसी में जाइए, अगर आप बिहार के हैं तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर बिहार के आप नहीं भी हैं, झारखंड के भी हैं या और भी किसी राज्य के हैं, तो आपको जलाशय में आसानी से देखने को मिल जाता है, ये तैरता हुआ ऊपर में मिलेगा। दूसरा है, आप देखिए गाजर घास बोलते हैं इसको, और वैज्ञानिक नाम इसका है पार्थेनियम, ऐसे पार्थेनियम के नाम। और दूसरा देखिए, हम लोग इसे लोकल भाषा में पुटुस कहते हैं। और पुटुस जो होते हैं मल्टी कलर होते हैं, वाइट होता है, पिंक होता है, येलो होता है, रेड होता है। यहाँ पर मैंने दिया है तस्वीर, आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। और ये सभी जो हैं विदेशी प्रजाति है। तो ये सभी हो गया। अब एक एक करके देखते हैं। जलकुंभी जो है एक पानी में तैरने वाला पौधा है जो अमेजन का आया है और पूरे विश्व में फैल गया, क्योंकि ये रुके हुए पानी में बड़ी तेज़ी से फैलता है और वहाँ उपस्थित ऑक्सीजन को खींच लेता है, और जिसकी वजह से वहाँ के जीव जंतु मरने लगते हैं। क्योंकि ये खरपतवार है तो खरपतवार बड़ी तेज़ी से फैलता है। इसे हमें क्या करना होता है, इसे उठा करके कहीं पर आप फेंक दीजिए तो ये तालाब को साफ हो जाएंगे। अगला है पार्थेनियम, जिसे गजरी, गाजर घास या चटक चांदनी या गंधबुटी या पंधारी के नाम से जाना जाता है। पार्थेनियम एक शाकीय पौधा है जो 90 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक हो सकता है।
दूसरा है लेंटाना, जिसे हमने कहा पुटुस। ये जो है एक हानिकारक पौधा, इससे कोई लाभ नहीं है और उतना भी हानि नहीं है। लिखा है हानिकारक पौधा, लेकिन उतना भी हानि नहीं है। आजकल लोग तो इसका दत्वन भी कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस फूल के पौधे को कुरी या छतिया नासी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ हानिकारक गुण होते हैं। नहीं, तो इसका सही उत्तर हो गया ये सभी, क्योंकि मैंने यहाँ कलर करना भूल गया। तो चलिए टिक लगा दिए हम। आगे बढ़ते हैं। द्विनाम पद्धति में, द्विनाम पद्धति, तो दो नाम पद्धति में कौन कौन से आएंगे? तो एक आएगा जीनस तथा दूसरा आएगा स्पीसीज। जीनस मीन्स होता है वंश और स्पीसीज मीन्स होता है जाति। तो देखिए अब दोनों को अंतर है। जाति का मतलब एक जाति, जैसे मैंने कहा तितली, तो तितली एक जाति है। लेकिन जीनस की बात आएगा तो तितली उड़ने वाली है और कीट है, तो इससे मिलता जुलता जितना है उसके वंश में आ जाएगा। जैसे पक्षी भी उड़ते हैं और यहाँ बगल में देखिए एक चिड़िया उड़ रही है, तो यानी जितने भी उड़ने वाले हैं तो इसी से संबंधित हुए ना। तो जाति भले अलग है लेकिन वंश तो एक ही हुआ। ये जाति को दर्शाता है नीचे वाला, और ऊपर वाला ये देखिए, ये जातियाँ हैं, अलग अलग जातियाँ हैं। देखिए ठीक नहीं, ये कोआला है, एक सॉरी कलम नहीं ले रहे हैं बार बार इसलिए हो रहा है। ये कोआला है, ये तितली है, ये शेर है, अलग अलग जातियाँ हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि तीनों एक ही प्रकार के, तो ये जाति हो गया और ये वंश हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने कहा था, क्योंकि इसे याद रखना है, वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, क्योंकि इसने वर्गीकी की खोज की थी, थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसका नाम क्या पूरा? कैरोलस लीनियस। आगे बढ़ते हैं। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक, ये सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा। और ये सवाल इंटर में भी पूछा गया है और कई एग्जामों में पूछा गया है। सिस्टेमा नेचुरी के लेखक कौन है? तो ये है कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट है, आपस में संबंधित वंशों के समूह को क्या कहते हैं? तो जो समूह आपस में जुड़े हुए हैं तो उसे कहते हैं कुल। देखिए जाति छोटा हुआ, उसमें कई जातियां हो गई तो वंश हो गया, और कई प्रकार के वंश मिलेंगे तो कुल हो गया 3 नंबर पे, जिसे हम फैमिली कहते हैं। यानी एक कुल में कई वंश आ सकते हैं। नेक्स्ट है, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो शेर को कहते हैं हम लायन, इससे याद रखिएगा, शेर को कहते हैं लायन। और पैंथेरा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। और देखिए इसमें जो है पैंथेरा वंश का है, ये जो लियो जो है पैंथेरा वंश का है और लियो इसकी जाति है। तो ये दरअसल है क्या? तो दरअसल एक बिल्ली है। लायन हो गया, शेर हो गया, ये सब क्या है? बिल्ली की प्रजाति है, और इसमें सबसे बड़ी प्रजाति में भी ये गिनी जाती है। ये एक फेलिडे परिवार का सदस्य है। बाघ के बाद दूसरी सबसे बड़ी सजीव बिल्ली है ये। कुछ नर का वजन तो 250 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि जंगली शेर जो कि सहारा अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं, बड़ी तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। इसको जो विलुप्त हो रहे हैं ना, तो इसको कहते हैं इंडेंजर्ड एनिमल या प्राणी। तो पैंथेरा लियो कैसे याद रखेंगे? लियो यानी लायन, ऐसे करके हम याद रखें। नेक्स्ट है, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो ये सदैव परिमेय होता है। अब क्यों होता है आप नीचे देखिए, मैंने 2 ठो अपरिमेय संख्या लिया है, √2 और √2 कितने हो गए? √4। और एक उदाहरण और लेंगे, हम क्लियर करेंगे कि क्या सभी होता है। तो देखेंगे कि ये जो ऑपरेटर ने लिखा है इसमें उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी है, और यहाँ पर हम इसे सुधार करेंगे और देखते हैं कि उन्होंने सही लिखा क्या लिखा है। तो जब हमने क्या किया, √2 गुना √2 लिया तो कितना आ गया बताइए? तो अगर हो सकता है उन्होंने सही भी लिखा हो, तो हमने देखा यहाँ पर √4 आ गया, तो ये क्या हो गया? परिमेय। और जब हम दूसरी स्थिति पे जाते हैं तो एक लेते हैं √3 गुना √2, तो आप पाएंगे कि √6। अरे वाह, इन्होंने तो बिल्कुल सही लिखा है। तो चलिए, अब ऐसा इसलिए हुआ कि वो ऑपरेटर जो है मैं ही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि अब मैंने कहा था कि वीडियो को PDF में बनाने में बहुत वक्त लगता है, मुझे इसे बनाने में 3 दिन का वक्त लगा, इसलिए इसे आने में लेट हो गया। एक एक वर्ड टाइप करना और थोड़ा सा मैथ को टाइप करने में समस्या आती है।
तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग अभी भी पढ़ नहीं रहे हैं। तो कृपया अपने आप से धोखा ना दें। अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ। और ऐसे भी कुछ लोग आपको मिल जाएंगे जो बहुत ही दयनीय स्थिति में होते हैं, जो बहुत खराब, अगर आप चाहें तो उन्हें भी मदद कर सकते हैं। हमारे वीडियो को उन तक भी पहुंचाइए। अगर उनके पास मोबाइल नहीं है, आपके कोई मित्र हैं, जो मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जो अगर आप उसका भला करेंगे ना तो ऊपर वाला आपका भला करेगा। तो आप उसको भी अपने साथ बिठा करके, आप तो जब देख ही रहे हैं तो उन्हें भी दिखाएं। तो हमने क्या देखा कि कभी भी दो अपरिमेय संख्याओं का गुना करने पर वो हमेशा परिमेय हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से √2√3 प्लस 2 का मान क्या है। तो 2 ठो √3 है और 1 ठो और √3 है। तो क्या √3 हो गया? 3 ठो। चलिए अब दिखाते हैं हम ये क्या कह रहा है। 2 √3 का मतलब √3 प्लस √3 और 1 √3 और आ गया। तो कितने √3 हो गए? 3 ठो, 1 1 2 3 और √3। तो ये हो गया सही उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं। इसको पहले मैं इरेज कर दूं। नेक्स्ट है, √10 गुना √15 कितना मान है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। √10 गुना √15 करेंगे तो √150 हो जाएगा। जब आप इसे तोड़ेंगे तो √2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 आएगा। अब कैसे तोड़ना है, ऐसे करके आप तोड़ लीजिए। पहले 2 से दीजिए, तो 2 से देंगे तो कितना आएगा? 75। फिर 3 से दीजिए तो कितना आ गया? 25। अब फिर 3 से देंगे तो 5 गुना 5। आपने देखा कि ये गुणनखंड करने के बाद किस तरह दिखता है। चलिए अब ये हो गया। तो आप यहाँ नियम ये कहता है कि जो मिल रहा है उसे आप करें बाहर, जोड़े में से एक बाहर आता है, ये तो वर्गमूल होता है। और 2 तिया 6, तो क्या हमारा आंसर आया? 5√6। नेक्स्ट देखते हैं। किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोणों के बराबर है। अब इसे आप देखिए, प्रोसेस पे जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये मान के चलते हैं 45 डिग्री और ये मान के चलते हैं 45 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना। तो ये जो 90 डिग्री आया, तो 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को कहते हैं समकोण। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अगर आप प्रोसेस से आएंगे, अगर किसी को अब भी यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट कर दें। मैं आपको पेज पे बना करके बढ़िया से एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना करके दे दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब है -3 और -3 और +5, ये किस चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले आप चतुर्थांश को समझ लें। ये नीचे वाला जो पड़ी रेखा है, ये वाला जो पड़ी रेखा, इसे एक्स अक्ष कहते हैं और इस खड़ी रेखा को कहते हैं वाई अक्ष। यहाँ पर जो होता है एक्स का मान प्लस होता है, क्योंकि दाहिने साइड प्लस जाते हैं और ऊपर की ओर जाने पर प्लस, तो ये हो गया प्लस प्लस। और जब हम इस साइड आ रहे हैं इधर और इधर, तो आप देखेंगे एक्स का मान माइनस में है और वाई का मान प्लस में, क्योंकि लेफ्ट साइड माइनस होता है, ऊपर की ओर प्लस होता है। यहाँ देखिए आप, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस हो गया। इस घर में आप देखेंगे तो ये प्लस में है और ये जो है माइनस में है। तो ये 4 चतुर्थांश हो गए। अब चतुर्थांश होता क्या है? चतुर्थ अंश को अब तोड़ेंगे तो पाएंगे कि 4 अंश, और अंश मीन्स होता है हिस्सा, यानी 4 भाग। तो 4 भाग में तो माइनस प्लस किस घर में जाएगा? तो आप देख लीजिए, माइनस प्लस जाता है द्वितीय चतुर्थांश में। नेक्स्ट है, वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि 0 0 जो लिखा हुआ है, जहां पर आप 0 0 देख रहे हैं, वहां पर मूल बिंदु भी लिखा हुआ है, क्योंकि यहीं से दोनों, अगर हम मान लें वो 0, तो राइट भी उधर वहीं से निकलेगा। अब रुके मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये 0 मान लें तो यहीं से निकला, यहीं से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, तो यहाँ से शुरुआत हुआ ना, इसलिए इसे मूल बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट है,
किस बिंदु का भुज धनात्मक होता है। भुज मीन्स एक्स का वैल्यू, जो एक्स का वैल्यू होता है उसे भुज कहते हैं। जो एक्स का वैल्यू होता है उसे क्या कहते हैं, भुज। आप मेरे साथ दोहराइए एक बार, एक्स के वैल्यू को भुज कहते हैं और वाई के वैल्यू को कोटि कहते हैं। आप जब दोहराएंगे, आप शर्म मत कीजिए, जिसने किए शर्म उसके फूटे कर्म, तो इसलिए कर्म मत फुटाइए, आपको एग्जाम निकालना है। भुज कोटि, भुज कोटि, भुज कोटि। अब दोहराइए एक दो बार, तो एक्स के वैल्यू को भुज और वाई के वैल्यू को कोटि कहेंगे। तो आपसे पूछा गया है भुज धनात्मक। भुज धनात्मक का मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव यहाँ पर, और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी यहाँ पर। तो 1 चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, तो हमारा ऑप्शन बी सही हुआ। यानी फर्स्ट और फोर्थ चतुर्थांश में भुज धनात्मक होगा। नेक्स्ट चलते हैं। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित में से किस कोण की रचना संभव है। तो आप एक बात को नोट डाउन कर लें, जिस कोण को हम 15 से भाग दे सकते हैं, जिस कोण को हम 15 से भाग दे सकते हैं, चाहे वो दशमलव में ही क्यों ना आए। वैसे देखिए, आप यहाँ पर ऑप्शन को देखिए, चारों मैंने दिया कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट। मेरे मोबाइल के कैलकुलेटर का ये स्क्रीनशॉट है, ये मैंने टाइप नहीं किया है। तो आप देखेंगे 35/15 नहीं कटा, 40/15 नहीं कटा, 37/15 37.5/15 कट गया, और 47.5/15 नहीं कटा। तो आप पाएंगे कि जो 15 से कटता है वो होता है पटरी और प्रकार, यानी 1.5 सुई और इंची, 1.5 सुई और इंची। तो यहाँ पर इसे प्रकार जो लिखा है, यहाँ पर हम कंपास भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, इसको कंपास भी बोला जाता है। तो ये कौन सिर्फ बनेगा, बाद बाकी कौन नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का आधार, चलिए इस पे पेन चाहिए मुझे, आधार और ऊंचाई है 10, आधार और ऊंचाई है 10। तो आपको क्या कहा है, क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। मान वैल्यू पुट कीजिए, 1/2 गुना 8 गुना 10, 2 से काटें 8 कट गया कितना बार में, 4 बार में, और 4 दाहीं 40 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट, बहुपद 4x² 0x³ 0x5 5x + 7 की घात बताएं। तो बहुपद की जो घात होती है सबसे ज़्यादा पावर को लिया जाता है। तो आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा पावर आपको 5 दिख रहा होगा, लेकिन आपको यह भी तो ध्यान रखना होगा कि 0 है, तो 0 का पावर आप कुछ भी कर लें वो क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो 0 ही रहेगा ना। तो ये बहुपद में ये दोनों पद नहीं हैं, इसीलिए तो 0 लिखा गया है। अगर बहुपद में पद रहते तो 0 नहीं लिखता। तो आपको समीकरण लिखता 4x⁴ + 5x + 7। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा पावर 4 है, सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 4 है। तो हमारा आंसर भी होगा 4। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज के 3 कोण दिए हुए हैं, चौथा कोण आपको देना है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमने तीनों कोणों को जोड़ा और प्लस x ले लिया, क्योंकि चौथा कोण निकालना है। फिर जोड़ने के बाद हमारा आया 240 + x = 360। 360 कहाँ से आया, और 360 आया प्रमेय से। अब हम क्या करेंगे, इधर प्लस में है, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस किए तो हमारा x का पावर आया, x की वैल्यू आई 120। यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। तो आंकड़े का आलेखीय निरूपण 5 तरीके से किया जाता है। यहाँ पर हमने 3 ही ऑप्शन लिए, क्योंकि ऑप्शन ले नहीं सकते हैं ज़्यादा। तो ये सभी आंसर क्यों है, देखिए दंड आलेख। दंड आलेख पहली वाली आकृति को आप देखें, जिसे अमित सर ने कल आपके ग्रुप में शेयर किया था, वो है दंड आलेख। दूसरा है आयत चित्र। यदि दंड आलेख सट सट करके निकलता है, सटा सटा है ना, तो उसे कहते हैं दंड आलेख, आयत चित्र। चलिए एक बार फिर से, क्या है इस बार हमारा है दंड आलेख। तो दंड आलेख ये वाला फर्स्ट वाला देखिए आप, है ना, फर्स्ट वाला जो है वो दंड आलेख है, ये वाला।
ये दंड आलेख है। और लेकिन यही आलेख देखिए सट के यहाँ पर सटा हुआ है ना, आपस में सटा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे आयत चित्र। और आयत चित्र में से जो ये पॉइंट सब होते हैं, मेन बीच बीच के पॉइंट सब, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, इससे आप एक लकी डॉट लाइन से जोड़ेंगे ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, तो आपको इसे कहेंगे बारंबारता बहुभुज आलेख। अब यहाँ आप देख लीजिए कि दंड आलेख जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एकल दंड आलेख और द्विदंड आलेख। एकल दंड आलेख, द्विदंड आलेख, दो डाटे को एक साथ लेके चलना। ये आयत चित्र नहीं है, देखिए यहाँ सटा हुआ है, यहाँ सटा हुआ नहीं है, दो डाटों को एक साथ लेकर के चला, इसलिए दो को बनाया पर अलग अलग कलर से, एक डाटा था एक कलर से बनाया। अब ये जो है चित्र आलेख, ये बच्चों की क्लास के लिए आपसे ये वाला आपको ज़्यादा अच्छा याद रखना है। एक चित्र का वैल्यू है 100, तो दो चित्र का कितना हो गया 200। तो यहाँ से सवाल आएंगे, अभी मैंने समझाया, अभी ये चैप्टर आएगा। अब उसके बाद होता है पाई चार्ट। ये है पाई चार्ट। जब वृत्त पर दंड आलेखों को बनाया जाता है, वृत्त पर जब आलेखों को बनाया जाता है, इसे कहते हैं पाई चार्ट। इसमें आप याद रखिएगा 360 डिग्री का वैल्यू होता है, 360 गोल की, क्योंकि गोल आकृति क्या होती है 360 डिग्री होती है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो गया सभी। नेक्स्ट है वह मान जो आंकड़ों को दो बराबर भागों में बांटता है। जब आंकड़ा जो होता है या तो आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में है, तो सबसे पहले जो आंकड़े आपको दिए गए हैं आप उसे आरोही क्रम में सजा दें या अवरोही क्रम में सजा दें। जो बीच में आएगा, जो पहली स्थिति आप यहाँ देखें बीच में 6 आया, देख रहे हैं ना, यहाँ 6 आया बीच में, आरोही अवरोही क्रम सजाने के बाद जब बीच में आता है उसे कहते हैं माध्यक, और मीडियन भी इसे इंग्लिश में कहा जाता है। लेकिन कभी कभी 2 ठो मान आ जाते हैं, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देना है। हमारा जो मान आएगा वही हमारा होगा माध्यक। नेक्स्ट है हीरोन के सूत्र में एस का मान क्या होता है। एस मीन्स होता है सेमी पेरीमीटर। एस मीन्स सेमी पेरीमीटर, एस मीन्स सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, सभी भुजाओं को जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। यदि हम सभी भुजाओं को जोड़ करके खाली छोड़ देंगे तो वो पेरीमीटर हो जाएगा, 2 से भाग देंगे सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, यानी अर्ध, आधा। और हीरोन का सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसको ध्यान से देखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो इसमें क्या है, भुजाओं के योग का आधा। नेक्स्ट है दो रेखाओं के बीच कोण मापने के लिए हम किस यंत्र की उपयोग करें। तो कोण मापने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, चांदक का उपयोग करेंगे ना। और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के बॉक्स के चीज़ों का जो है वहाँ पर नाम दिया हुआ है, डिवाइडर है, कंपास है, आप इसे जूम करके देखें। नेक्स्ट है अर्धवृत्त का कोण। देखिए अर्धवृत्त में आप पाएंगे कि एक सरल रेखा होती है, वृत्त में होता है 3, वृत्त होता है गोल और उसमें होता है 360 डिग्री, तो अर्धवृत्त में कितना आएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री के कोण को कहते हैं ऋजु कोण। क्या कहते हैं, ऋजु कोण। जबकि ऋजु कोण का यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं है, देख लीजिए आप, एक भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारा होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है त्रिभुज के लिए कौन सा सत्य है। तो त्रिभुज के लिए सत्य क्या है, तीनों कोणों का योग 180 है। आप सारे ऑप्शन को जोड़ के देखेंगे तो पाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी में तीनों जोड़ के 180 डिग्री हो रहा है। नेक्स्ट है वर्ग अंतराल में वर्ग की माप। तो वर्ग की माप जो होता है उच्च सीमा घटा निम्न सीमा। जो उच्च सीमा है 30 है और निम्न सीमा है 20, दोनों को घटाइए तो होगा 10। नेक्स्ट है आंकड़ों का परिसर। आंकड़ों का परिसर बराबर होता है उच्च आंकड़ा घटा निम्न आंकड़ा, दोनों में अंतर है। उसमें था उच्च सीमा और निम्न सीमा, इसमें है उच्च आंकड़ा घटा निम्न आंकड़ा। तो उच्च आंकड़ा में पाएंगे आप उच्च आंकड़ा 99 है और निम्न आंकड़ा 47 है, दोनों को घटा दीजिए, आपका आंसर आ गया 52। नेक्स्ट है जिस आंकड़ों का संग्रह का उत्तरदायित्व स्वयं अन्वेषक पर, यानी मान लीजिए आप कोई आंकड़ा जुगाड़ कर रहे हैं, आप खुद से खोज करके, आप स्कूल गए, आप एक शिक्षक हैं, वहाँ गए स्कूल में, बताओ तुम्हारी हाइट कितनी है, राम, श्याम, मोहन, अब्दुल, सबका आपने पूछा, सबने हाइट बताया, आपने एक आंकड़ा बनाया, आपने खुद से किया, तो इसे हम कहेंगे प्राथमिक आंकड़ा। नेक्स्ट है गौण आंकड़ा। जब आंकड़े कहीं किसी और माध्यम से व्यवस्थित किए जाते हैं, जैसे कि आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो आपने नहीं किया है, हमने किया है, तो ये मेरा हुआ प्राथमिक आंकड़ा। लेकिन आपको सूचनाएं कहाँ से मिल रही है, किसी अन्य माध्यम से, जीवन सर के द्वारा मिल रही है या PDF के द्वारा मिल रही है, तो ऐसे को आप कहेंगे गौण आंकड़ा। नेक्स्ट बढ़ते हैं
भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय का अर्थ होता है प्रति जोड़ अय। प्रति का मतलब होता है एक साथ में, ठीक है, और अय का मतलब होता है चलने वाला। तो दरअसल ये शाब्दिक अर्थ था, लेकिन आप ये समझिए कि वैसे शब्दांश, शब्द नहीं, वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, शब्दांश है लेकिन शब्द के अंत में उसका अर्थ बदल दे, उसे हम कहेंगे प्रत्यय। और वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल दे, उसे हम कहेंगे उपसर्ग। तो इसमें भारतीय ईय, देखिए आया, भारतीय ईय आया ना, तो आपका हो गया ईय प्रत्यय। नेक्स्ट है उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग मैंने अभी कहा, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर, मैंने देखिए यहाँ पर व्यंजन संधि ले लिया, कोई बात नहीं, संधि को ही बता दूंगा। दरअसल यहाँ पर ऐसा इसलिए लिया है मैंने क्योंकि आप देखेंगे उज्ज्वल को जब तोड़ेंगे तो उत जोड़ ज्वल होगा, उत जोड़ ज्वल, और जब हलंत लगता है ना तो वो व्यंजन वर्ण होता है, और व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन संधि होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया था उत जोड़ लास। अब उत जोड़ ज्वल, तो आप इसमें पाएंगे उपसर्ग पूछा गया आपसे, ना कि संधि पूछा गया, लेकिन दोनों अगर साथ में सीख लें कितना मजा आ गया, है ना। तो हमारा हो गया उत जोड़ ज्वल यानी उज्ज्वल, तो उत में हलंत लगा, तो ये जो छोटा शब्द है वो आगे लगा है, और इसी हलंत की वजह से उज्ज्वल का जो जौ है एक आधा बना है। जब व्यंजन संधि वगैरह पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट है ताले वर्षों का तालवर्षो तालु, तालवर्षो तालु, तालवर्षो तालु, क कंठ। देखिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ मैं, क कंठ, तो क वर्ग, जितने क वर्ग हो गए कंठ से होगा, तालवर्षो तालु, मूर्धन्य मूर्धा। देख रहे हैं आप ट्रिक, और सारी का यहाँ पर दिया गया, आप सारी को देखें, और इसका सही उत्तर है तालु। नेक्स्ट है स्वर संधि के कौन कौन से भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि वह होता है जो स्वर से स्वर का मेल होता है, व्यंजन संधि वह होता है जो स्वर से व्यंजन या व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है, और विसर्ग संधि वह होता है जो विसर्ग से स्वर या व्यंजन का मेल हो। ठीक है, इसमें सभी हो गया आंसर। नेक्स्ट है तुलसीदास। जब किसी खास व्यक्ति का नाम लिया जाता है ना तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप इसे पढ़ें डिटेल में, हमने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है तो उसमें जो खास व्यक्ति था तो खास वस्तु भी, जगह, जानवर भी हो सकता है। बंधुत्व, बंधु मतलब भाई, बंधु मीन्स सखा, वैसा भाई जो दोस्त की तरह हो। ठीक है, यही आप जान लीजिए। तो ऐसे में आप पाएंगे कि ये तो कोई वस्तु नहीं है ना, एक गुण है। बंधुत्व, भाईचारा एक गुण है। तो गुण जैसा जो संज्ञा, जो गुण जैसा व्यवहार करता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है हरियाली। हरियाली शब्द में आप पाएंगे जो हरा भरा दिखता है। तो हरा भरा तो दिख रहा है लेकिन संज्ञा ही न हरा भरा दिख रहा है। तो संज्ञा जो है विशेषण की तरह जब उपयोग होता है उसे भाववाचक संज्ञा। जैसे बूढ़े को देख लीजिए, बूढ़ा तो हम देख रहे हैं लेकिन उसका बुढ़ापा को हम समझ रहे हैं, है ना। वो लाठी पकड़ रहा होगा, उसके बाल होंगे, वो खांसता होगा कोई 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 ऐसे करके, तो इसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है मैं क्या है? मैं एक सर्वनाम है। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो यहाँ पर आप पाएंगे मैं जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? आप देखिए यह गाय, यह एक काली गाय है, तो किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? गाय की विशेषता बतलाई जाती है, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेषी कहते हैं, और जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो कृपया अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना है कि अगर आपने टेस्ट पेपर मिला था आपको, तो उसमें आपने टेस्ट दिया, इस बार आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपने कितना सही दिया, क्योंकि आंसर मैंने आपको दे दिया, आपने टेस्ट भी दिया है, आपके पास क्वेश्चन है,
आपका खुद से बनाया गया आंसर है और हमने आंसर दिया। वीडियो को देखिए और आंसर में फिर से टिक लगाइए और सिर्फ इतना कमेंट कीजिएगा, सर 50 में से मेरा 30 हुआ, 40 हुआ, 20 हुआ, 5 हुआ, 2 हुआ, 8 हुआ, 11 हुआ, इतना। तो आप कैसे लिखेंगे? आप आंसर हमें देंगे इस रूप में कि नाम और कितना नंबर आया। जैसे किसी का आया 25/50, तो आप इस प्रकार से देंगे। बस इतना ही मुझे चाहिए आपसे। और एक अच्छे स्टूडेंट बनिए, गुरु का बात मानिए। आप लोग बात से बाहर हो रहे हैं, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं दिन रात आपके लिए मेहनत करता हूँ ताकि आप एक बार में एग्ज़ाम निकालें और बार बार आपको इतना झंझट ना करना पड़े। लेकिन आप लोग जो हैं कि मात्र 3 बच्चों ने ही टेस्ट का जवाब दिया, मुझे कितना दुख हुआ, सोचिए ज़रा। तो चलिए, ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं तो आप लोग कहेंगे मुझे डांटने लगे सर, क्योंकि अब सभी बड़े हैं, बात बुरी लगती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।